हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ों को जो कि हमें इस चैप्टर को आगे समझने में मदद करेंगी। ओके, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में एक सेंटेंस हम यूज़ करेंगे शुरुआत में कि द वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो भी सिस्टम पे वर्क डन होता है, ओके, या सिस्टम एनवायरनमेंट पे वर्क डन करता है, उससे उसकी हीट एनर्जी बढ़ती है। तो इट्स अ थिंग। अब वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अपने हाथों को घिस रहे हो, तो व्हाट विल बी हैपन देयर। आप अपने हाथों को घिस रहे हो मतलब आप वर्क डन कर रहे हो और फिर वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होती है। ओके, तो जैसे कि गाड़ीज़ हैं, ओके, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दिए हुए हैं। तो पहला एग्जांपल है कि when we drive a vehicle its engine get warmer after some time। जब आप अपने गाड़ी को चलाते हैं तो उसका इंजन काम करता है, इंजन काम करता है तो वो गर्म होता है, मीन्स वो हीट एनर्जी जनरेट करता है। when we exercise we also feel warmth in our body। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हमारी बॉडी गर्म लगती है। ओके, तो वी आर डूइंग वर्क, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। That's a basic phenomena we always observe in this universe। Okay, next definition of thermodynamics। So thermodynamics क्या है? Thermodynamics सबसे पहले तो physics की branch है। Okay, there is a little bit different definition you will be find in another book। In engineering book it is considered to be the branch of physics and engineering or engineering। Okay, no, so physics, it's a branch of physics only। Okay, so thermodynamics is a branch of physics। Okay, अब आप अगर आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हो तो आप उसको पढ़ते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। तो दैट फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ दैट branch of science। Okay, so thermodynamics is a branch of physics that deals with the concept of heat and temperature। Okay, and interconversion between heat and other form of energy। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम पढ़ते हैं कंसेप्ट कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। ओके, और उसके साथ हम पढ़ते हैं कि जो भी कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन हीट का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का हीट में, ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। It is a field of study that allowed us to understand the nature of many of the fundamental interaction in the universe। तो ये फिज़िक्स की वो फील्ड है जिसमें हमें नेचर में होने वाली बहुत सारे जो भी इंट्रैक्शंस है, पार्टिकल मैटर, जो भी पार्टिकल्स है, मैटर पार्टिकल्स हैं, उनका एनर्जी के साथ इंट्रैक्शन या फिर एनर्जी का मैटर पार्टिकल के साथ इंट्रैक्शन। ओके, तो इस तरीके के इंट्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं, या फिर सिस्टम का सराउंडिंग के साथ इंट्रैक्शन। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या है ये हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। इट कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना एज सिंपल एज अ वाटर बॉइलिंग इन अ वेसल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स एज अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टार। तो ये जो थर्मोडायनामिक्स है वो बहुत सिंपल फिनोमेना, जैसे कि आप किसी वेसल में पानी गर्म हो रहा है तो वो क्यों गर्म हो रहा है, वहाँ से लेके तो कोई नया तारा या कोई नया स्टार किस तरीके से बनता है, ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की काबिलियत ये सब्जेक्ट रखता है। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हैविंग मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ओके, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आपके घर में चलने वाली आपके पास जो भी व्हीकल्स हैं, ओके, जो भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल, ये सारे थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी ब्रांच है जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो पूरी की पूरी टिकी हुई है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। ओके, अब थर्मोडायनामिक्स की सबसे पहली कंसेप्ट हम समझेंगे जो है थर्मल इक्विलिब्रियम। सो क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम? when a hotter body is kept in contact with a cooler body, heat is transferred from a substance to at a higher temperature to that at a lower temperature। तो क्या होता है जब आप किसी हॉट बॉडी को कांटेक्ट में रखते हो कूलर बॉडी के, तो क्या होता है कि उस सब्सटेंस से जो कि हॉट टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस से टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है लोअर बॉडी वाले टेम्परेचर में। ओके, दिस ट्रांसफ़र कंटिन्यू टिल
the level of heat contained in both the substance is same, okay, then we say that the thermal equilibrium is reached at a is reached between the two object। तो क्या होता है, इन दोनों बॉडी में टेम्परेचर जो भी है, इन बॉडी में हीट, जो भी बॉडी कांटेक्ट में है, एक हॉटर है, कूलर है, तो इन बॉडी के बीच में टेम्परेचर एक्सचेंज हो गया, हीट एनर्जी, टेम्परेचर नहीं, हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो जब हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी इनके बीच में, तो क्या होगा, कुछ समय बाद दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सरीखा हो जाएगा। ओके, तो ये जो स्टेट है जहाँ पर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो रहा है, उस स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो आगे हम डायग्राम के साथ ही स्टडी करेंगे इसको। ओके, तो वेर टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। जो दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो दोनों ऑब्जेक्ट किसमें, सेम थर्मल इक्विलिब्रियम में। ओके, दिस कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज यूज्ड इन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो कंसेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम की, ये यूज़ होती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ओके, अब इसे जीरोथ लॉ इसलिए कहा गया कि फर्स्ट और जो सेकंड लॉ है वो जीरोथ लॉ के पहले बने, सो दैट्स वाई दिस लॉ इज़ मोर बेसिक देन अ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो उन्होंने इसको थर्ड लॉ देने के बजाय इसको जीरोथ लॉ नाम दे दिया। ओके, तो अब देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफ टू system are each in thermal equilibrium with the third system, then they are in a thermal equilibrium with each other। यहाँ पे क्या कहा है कि अगर दो सिस्टम है, ओके, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम के साथ। दो सिस्टम है हमारे पास जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम है किसी तीसरे सिस्टम के साथ, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सिस्टम भी, पहला और दूसरा जो कि तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो पहला और दूसरा ये दोनों जो भी सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये आपको एग्जांपल में इजीली समझ जाएगा। अब यहाँ देखिए, दो सिस्टम हमने कंसिडर किए, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी ये तीन सिस्टम है। तो हमारा जो ए है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, और थर्मल इक्विलिब्रियम है ये बी के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी सेम थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। तो समझ लीजिए ए का जितना टेम्परेचर है उतना बी का टेम्परेचर है, और ए का जितना टेम्परेचर उतना सी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ ए, ओके, टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, ओके, और टी ए इज इक्वल्स टू टी सी। ओके, तो टी ए इक्वल्स टू टी बी और टी ए इक्वल्स टू टी सी। इसका मतलब क्या हुआ, टी सी इज इक्वल्स टू टी बी, और टी बी और टी सी दोनों का भी टेम्परेचर सेम रहेगा, तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि तीन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है हमारे, तीनों को हमने कांटेक्ट में रखा है एक दूसरे के। तो ए का टेम्परेचर बी के सेम है, ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर है, ओके, और ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, सी और बी दोनों का टेम्परेचर सेम है। ओके, तो उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। इसमें क्या दिया है देखिए, इफ़ द ए एंड सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या होगा, द सिस्टम बी एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होगा, बी और सी ये जो दोनों सिस्टम है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ए बी और सी तीनों के जो टेम्परेचर है वो सेम रहेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारा जीरोथ लॉ की कंसेप्ट। ओके, अब यूज़ ऑफ जीरोथ लॉ। तो जो जीरोथ लॉ का जो पहला यूज़ मीन्स, जो जीरोथ लॉ है वो इट एनेबल अस टू यूज़ द थर्मोमीटर। जो जीरोथ लॉ है वो हमें हेल्प करता है या फिर अलाउड करता है थर्मामीटर के यूज़ करने को, क्योंकि अगर जीरोथ लॉ अगर इज इफ द जीरोथ लॉ इज़ नॉट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, ओके, तो देन यू विल कांट यूज़ द थर्मोमीटर। ओके, और थर्मोमीटर का काम क्या है, इट कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, थर्मामीटर का टेम्परेचर इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। तो क्या होता है, जब आप
जब किसी व्यक्ति को ओके आप थर्मामीटर यूज़ करते हो तो क्या होता है, थर्मामीटर का टेम्परेचर समझ लीजिए टीटी है, ओके, और इस व्यक्ति का टेम्परेचर है इसकी बॉडी का टेम्परेचर है टीबी। तो जब टीबी और टीटी ये जो टेम्परेचर है ये सेम रहेंगे, ओके, तभी आप थर्मामीटर का टेम्परेचर आपको पता चलेगा। जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में रहोगे तो दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो इस बॉडी का टेम्परेचर और थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम होगा, तो आप थर्मामीटर का टेम्परेचर बता के इस बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हो। सो दैट्स थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की हमने इसमें, दैट्स नथिंग बट जीरोथ लॉ, ओके। When the temperature of an object is in thermal equilibrium with thermometer indicate the temperature of an object। हम ऑलरेडी इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जब भी किसी थर्मामीटर का टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दोनों या फिर थर्मामीटर और ऑब्जेक्ट दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो जो भी थर्मामीटर का टेम्परेचर रहेगा वही आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रहेगा। तो या थर्मामीटर, ओके, कंसेप्ट ऑफ थर्मामीटर यहाँ पे दी हुई है, ओके। तो ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर और इस थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम है, तो आप यहाँ से आराम से थर्मामीटर का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। थर्मामीटर मीन्स थर्मामीटर का टेम्परेचर मेज़र करके इस बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री। तो जो एक साइंस, एक ब्रांच बन गई है साइंस की इसके जीरोथ लॉ के ऊपर से, जिसे हम थर्मोमेट्री कहते हैं, ओके, विच इन्वॉल्व डिफरेंट टेम्परेचर स्केल एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो थर्मोमेट्री में क्या मोस्टली बेसिकली स्टडी करते हैं हम, थर्मोमेट्री में हम स्टडी करते हैं कि अलग अलग तरीके की टेम्परेचर स्केल कैसे बनाएं और अलग अलग मेथड्स कैसे बनाएं जिससे हम बॉडीज़ का टेम्परेचर मेज़र कर सकें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि the zeroth law of thermodynamics state that the system is in thermal equilibrium are at the same temperature, ओके। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके, जीरोथ लॉ में, कि जीरोथ लॉ हमें कहता है थर्मोडायनामिक्स का कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी, ओके। इंटरनल एनर्जी के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, ओके। तो इंटरनल एनर्जी में हमने क्या निकाला था, इंटरनल एनर्जी इज़ नथिंग बट एवरेज एनर्जी ऑफ दैट गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गैस, ओके। तो जो भी इंटरनल एनर्जी है वो एसोसिएट होती है जो भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं उनकी रैंडम और डिसऑर्डर्ड मोशन से, ओके। तो उसे ही हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड द एनर्जी एसोसिएट विद द रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। तो ये आपको ध्यान में रखना है डेफिनेशन, ओके। इट इज़ वेरी इजी, हम और पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसे अच्छे से, इंटरनल एनर्जी क्या है। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक स्टेट, थर्मोडायनामिक सिस्टम और सिस्टम, ओके, उसे सिस्टम कहेंगे हम या फिर थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे। तो क्या होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ओके। सिस्टम इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। तो यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके, जो कि आपके ऑब्जर्वेशन के अंडर है, उसे हम सिस्टम कहते हैं, ओके। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे कि आप किसी गैस कोई चेम्बर है उसमें गैस रखी हुई है, ओके, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दैट्स अ सिस्टम। अगर किसी बर्तन में पानी रखा है और आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका आप उसमें होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दैट विल बी सिस्टम, ओके। तो सिस्टम कैन बी एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट है सराउंडिंग। तो जो भी बचा कुचा हिस्सा है सिस्टम को छोड़ के, आप ओके, आपके सिस्टम को छोड़ के जो भी बचा कुचा हिस्सा बचा है यूनिवर्स का, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। सो ऐसा जो भी बचा हुआ यूनिवर्स है, ओके, बची हुई जो भी यूनिवर्स है आपके सिस्टम को छोड़ के, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो ये हो गई एक तरीके से डायग्राम। तो ये है आपका सिस्टम, ओके। इट्स ऑफ रैंडम शेप मीन्स इट कैन बी एनीथिंग, ओके। तो ये हो गया सिस्टम आपका, और जो भी बाहर का जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो है सराउंडिंग, या फिर उसे आप एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। और ये जो डार्क यहाँ पे बॉर्डर दी हुई है, ओके, दैट्स बाउंड्री बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम। सो ये जो बाउंड्री है ये आइसोलेट करती है हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से, ओके।
A thermodynamic system is a collection of group of an object, okay, is a collection or a group of an object that can form a unit which may have ability to exchange energy with its surrounding. तो जो भी हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो कलेक्शन है, यहाँ और की ज़रूरत नहीं है, कलेक्शन है, ओके, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, ओके, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, ओके, और दैट कैन फॉर्म अ यूनिट, ओके, जिससे कि हमारा एक पूरा एक यूनिट बना हुआ है, ओके, जैसे कि गैस है, गैस इज़ अ यूनिट थिंग, ओके, एक चीज़ है गैस। अब गैस बनी किससे है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, तो वो मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारी गैस है, ओके, दैट्स अ यूनिट, ओके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। तो ये जो और ये दोनों मिला के बन गया हमारा सिस्टम। तो सिस्टम में एबिलिटी होती है एनर्जी एक्सचेंज करने की, ओके, विद द सराउंडिंग, ओके। तो सिस्टम के 3 टाइप हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ओके। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सिस्टम। सो सबसे पहले सिस्टम के 3 टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम इज नथिंग बट इट्स अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी, ओके, विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम वो सिस्टम है, ओके, जो कि सराउंडिंग के साथ मैटर तो एक्सचेंज करता ही है और एनर्जी भी एक्सचेंज करता है। अब इसका एग्जाम्पल हुआ, आपने समझ लीजिए किसी बर्तन में पानी रख दिया, ओके, किसी बर्तन में आपने पानी रख दिया और उसे आप गर्म कर रहे हो, ओके, गैस पे रख दिया आपने उसे गर्म करने के लिए। तो ओके, लेट्स शो वाटर इन दिस, ओके, वे, तो पानी गर्म हो रहा है, ओके, तो गर्म हो रहा है, इसके ऊपर आपने कोई भी ढक्कन नहीं रखा, कोई लीड नहीं रखी इसके ऊपर। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये पानी गर्म होगा इससे भाप बाहर निकलेगी, भाप तो बाहर निकलेगी और हीट एनर्जी, जो भी हीट एनर्जी है वो भी यहाँ पे बाहर निकलेगी, ओके। तो ये भाप तो बाहर निकल ही रही है। भाप में क्या होता है? भाप में होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो दैट्स नथिंग बट मैटर। तो जो भी आपकी भाप है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाहर निकल रहे होते हैं, तो दैट्स नथिंग बट मैटर। और साथ में हीट एनर्जी भी बाहर जा रही है, ओके। आप अगर इसके सरफेस को टच करोगे तो आपको झटका लगेगा, मतलब बाहर से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैटर तो बाहर निकल रही है भाप के फॉर्म में, ओके, मैटर तो बाहर निकल रहा है भाप के फॉर्म में, ओके, मीन्स वेपर के फॉर्म में, एनर्जी भी बाहर निकल रही है। तो ये इस तरीके का सिस्टम हो गया आपका ओपन सिस्टम। अब समझ लीजिए, इसका और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि समझ लीजिए आपने धूप में एक बर्तन रखा, ओके, और धूप में एक बर्तन रखा और यहाँ पे आपने उसमें पानी डाल दिया, ओके, और यहाँ पे आप उसको हीट नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा, इसके ऊपर लीड नहीं रखी है, ओके, ढक के नहीं रखा इसको। तो क्या होगा, बाहर के जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, ये सारे आके घुसेंगे यहाँ पे अंदर और सरफेस के ऊपर जमा हो जाएंगे। तो बाहर से मैटर आके यहाँ पे आया, दैट्स अ एक्सचेंज, काइंड ऑफ एक्सचेंज। और साथ में आपके धूप के कारण एनर्जी भी अंदर आएगी, ओके, एनर्जी भी अंदर आएगी। तो इस सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग के साथ एक मैटर तो एक्सचेंज किया ही, साथ में क्या एक्सचेंज किया, एनर्जी भी। एक्सचेंज इज थिंग इट कैन बी रिसीव्ड और कैन बी गिव अवे, ओके। एक तो लेगा वो बाहर से मैटर या एनर्जी, या फिर बाहर को देगा, ओके, या फिर दोनों करेगा। सो दैट विल बी दैट ऑल दीज 3 केसेस आर केम अंडर द एक्सचेंज, ओके। तो ये भी एक तरीके से ओपन सिस्टम हो गया। तो ओपन सिस्टम की डायग्राम कुछ इस तरीके से, ओके, ये एक बॉक्स यहाँ पे हमने करा है, ओके, दैट्स ओपन सिस्टम। अब यहाँ से हीट भी बाहर निकली और मैटर भी बाहर निकल रहा है, ओके। ये अंदर भी आ सकते हैं, ओके, यहाँ पे आप देखा है, ओके, ये अंदर भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये बाहर की तरफ हो। तो दैट्स एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, ओके। यू कैन नोट डाउन दिस एग्जाम्पल, जस्ट राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ओके। आप इन एग्जाम्पल को अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, ओके। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम, ओके। अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, आपका जो पुराना जो सिस्टम था उसके ऊपर अब आपको एक लीड रख देनी है, एक ढक्कन रख देना है, ओके। तो ढक्कन रखने के बाद क्या होगा, आपका जो भी सिस्टम है वो यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, या फिर बाहर से पार्टिकल अंदर नहीं आएंगे। तो बाहर सिर्फ क्या निकलेगा, सिर्फ बाहर निकलेगी सिर्फ एनर्जी,
तो इसे ऐसे ही सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। सो ऐसा सिस्टम जो एक्सचेंज करता है ओनली एनर्जी, हीट एनर्जी, ओके, विथ सराउंडिंग, ओके, उसे ही हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ब्लैक ये दिखाया हुआ है, दैट्स अ लीड, एक कवरिंग या ढक्कन बोलेंगे उसको आप, वहाँ पर एक ढक्कन रखा गया है वहाँ पे, तो जिसके कारण सिर्फ हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ना कि मैटर। सो ये होगा हमारा क्लोज सिस्टम। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द क्लोज सिस्टम आफ्टर व्हेन यू अंडरस्टैंड द ओपन सिस्टम, ओके। अब लास्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स, अब आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ये ऐसा सिस्टम है जो ना ही मैटर ना ही एनर्जी एक्सचेंज करता है हमारे सराउंडिंग के साथ, ओके। सिस्टम विच एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी हिट विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। सो इसका एग्जांपल हो गया थर्मास। थर्मास में आप क्या रखते हो? जब कोई गर्म पानी रखते हो, उसको बंद कर देते हो, तो क्या होता है? वहाँ से ना एनर्जी बाहर जाती है, दैट्स वाई द वाटर इज स्टिल, वाटर विल बी वार्म फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसके कारण आपका जो वाटर है वो काफ़ी देर के लिए गर्म रहता है, और ना कि वेपर बाहर जाती है, तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ओके। तो ओपन सिस्टम मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, आइसोलेटेड सिस्टम ना मैटर ना एनर्जी, उनमें से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। सो जस्ट रिमेंबर, ओके। अब ओके, तो अब तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, ओके, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने कि थर्मल इक्विलिब्रियम के, थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, फिर ज़ीरोथ लॉ के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ओके। तो ज़ीरोथ लॉ का यूज़ देखा कि वो कैसे आपको थर्मामीटर बनाने के काम में मदद करता है। कुछ डेफिनेशंस देखी हमने जो कि हमें आगे चल के काम आने वाली है। सिस्टम की डेफिनेशन देखी, सराउंडिंग की डेफिनेशन देखी, और हमने टाइप ऑफ सिस्टम भी देखा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं हम हीट के बारे में। तो हीट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले कि हीट इज़ नथिंग बट अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ओके। तो उसके 3 मोड भी देखे हमने कि हीट किन 3 मोड में हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर तक जाती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो यहाँ पे भी बस उसी तरीके का एग्जांपल हमें देखना है। तो हम कंसिडर करेंगे एक ग्लास जो कि वाटर से भरा हुआ है, ओके, उसे हमने टेबल पे रख दिया, ओके। तो वो जो ग्लास है और उस पानी के साथ जो भी उसमें है वो हो गया हमारा सिस्टम, ओके। और समझ लीजिए कि उसका जो टेम्परेचर है, लेट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ Ts। उस जो भी टेम्परेचर है हमारे ग्लास का वाटर के साथ वो हो गया Ts, ओके। अब जो टेम्परेचर है हमारे एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग का वो समझ लेते हैं हम TE। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं है, ओके। जब वो सेम नहीं रहेगा इसका मतलब टेम्परेचर और सिस्टम के बीच में जो भी सिस्टम है और एनवायरनमेंट है उनके बीच में थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होगी, मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी। कब तक होगी? जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करते, ओके। और समझ लीजिए कि Q वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में। तो इसका मतलब होगा Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, ओके। अब सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली केस देखते हैं हम। तो समझ लीजिए जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कम है, ओके, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, ओके। तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कम है यहाँ पर सराउंडिंग के टेम्परेचर से, मतलब Ts जो है वो कम है TE से, Ts इज़ लेस देन TE। तो क्या होगा अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से, तो क्या होगा? जो भी हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, ओके, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। तो ये हो गया हमारा सिस्टम, ओके। ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग। यहाँ पे जो सिस्टम है हमारा उसका टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो क्या होगा? जो भी हीट एनर्जी है Q विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके, तो ये आएगी हमारे सिस्टम के अंदर। ये जो हीट यहाँ पे आ रही है या फिर जो हीट एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से, तो उस वक्त क्या हो रहा है? हमारा सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, तो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो सराउंडिंग से। तो इस केस में जो भी Q है वो रहेगा पॉजिटिव, ओके, बिकॉज आवर सिस्टम इज गेनिंग हीट आउट फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके।
अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम अपने सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा लेंगे हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हीट एनर्जी है वो फ्लो होगी सिस्टम से सराउंडिंग में। ओके, तो बस सिंपल ही यही है, टी एस इज़ ग्रेटर देन टी ई। तो क्या होगा, हमारे टेम्परेचर, जो सिस्टम का टेम्परेचर वो ज़्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो हमारी हीट एनर्जी बाहर आएगी। और यहाँ पे जो क्यू है वो यहाँ पे इट विल बी लेस दैन ज़ीरो लिखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली लेस दैन ज़ीरो। यहाँ पे क्यू जो लिया है, यहाँ पे लेस दैन ज़ीरो क्यू दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो सिस्टम है वो हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। तो दैट्स वाई द जो भी हीट वो लॉस कर रहा है, तो हमारे जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। तो दैट्स वाई दैट विल बी कंसिडर एज अ नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव हीट। ओके, या फिर नेगेटिव एनर्जी कहेंगे उसे हम, कि यहाँ पे जो हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी को लूज़ कर रहा है, वहाँ एनर्जी आ नहीं रही, वहाँ से एनर्जी जा रही है, इसलिए हमने क्यू की वैल्यू को यहाँ पे लेस दैन ज़ीरो कंसिडर किया। ओके, तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। सो इफ़ इट इज़ नेगेटिव, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ लेस दैन ज़ीरो। ओके, यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, जा रहा है। ओके, तो जब कुछ जा रहा है तो दैट वैल्यू इज़ लेस दैन, जो भी आपके पास है उससे वो वैल्यू कम हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर टू बी लेस दैन ज़ीरो। ओके, दैट्स व्हाट मैथमेटिकल लॉजिक सेट। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो आपकी बॉडी हीट लूज़ करेगी। अगर आपका सिस्टम हीट लूज़ करेगा तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगी नेगेटिव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन बोथ अबाउ केसेस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग चेंजेस। तो क्या हो रहा है, ऊपर की दोनों भी जो केसेस हमने देखी वहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम न होने के कारण क्या हो रहा है, जो भी वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिल रही है। ओके, अगर टेम्परेचर सेम होता तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वहाँ पे नहीं देखने को मिलती। ओके, सच अ चेंज इन टेम्परेचर कॉज बाय द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। ओके, तो ये चेंज जो होता है, ओके, वो हमने यहाँ पे शब्द यूज़ किया इंटरनल हीट एनर्जी। ओके, तो हीट एनर्जी जो है वो दूसरी कोई एनर्जी ना होते हुए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ही है। ओके, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को जो भी मॉलिक्यूल्स की सारे मॉलिक्यूल की मिला के जो एनर्जी होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, सही है, उसके साथ वही जो हीट एनर्जी आपके सिस्टम के अंदर जो उसने पकड़ के रखी है वही उसकी इंटरनल एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ये भी सेंटेंस एक तरीके से ट्रू ही है। हीट एनर्जी, जो भी आपकी बॉडी ने एनर्जी को कंटेन किया है, ओके, जो भी उसकी टोटल एनर्जी है, उसने जमा की हुई एनर्जी है, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो भी उसकी हीट एनर्जी है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है सिस्टम की सराउंडिंग के साथ या फिर सराउंडिंग की सिस्टम के साथ। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम और एनवायरनमेंट की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट केस। ओके, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम ज़ीरोथ लॉ में कि अगर समझ लीजिए आपकी सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का लॉस या गेन एनर्जी का नहीं होगा। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो होगी ज़ीरो। ओके, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ओके, Okay, 7th point. Using the above observation, we can now define heat as an energy that is transfer between the system and its surrounding due to the temperature difference that exists between the two. It is denoted by Q. तो क्या होता है, ऊपर के जो भी हमने तीनों केसेस देखे उससे हम बता सकते हैं कि हम हीट को डिफाइन कर सकते हैं कि हीट क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र हो रही है हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, किसके कारण, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी दोनों के बीच में एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण जो भी एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम हीट कह सकते हैं। ओके, और उससे हीट को हम इस चैप्टर में डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से। ओके, अब नेक्स्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, देखते हैं यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब हमें एक फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कंसिडर करना है। ओके, डायग्राम है दी हुई यहाँ पे। ओके, तो फिगर ए शोज अ सिलेंडर फिल विथ अ गैस इन इट। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये।
और यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये है हमारी गैस। ओके, और इसको, इस सिलेंडर को हमने प्रोवाइड किया है एक मूवेबल मासलेस और एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट द वन एंड। अब यहाँ पे हमने एक मूवेबल मासलेस, ओके, और एक दैट्स अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, मासलेस बोल दिया तो हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, ओके, और एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पे हमने अटैच किया है। ओके, द गैस इनसाइड द सिलेंडर इन आवर सिस्टम, ओके, इज़ आवर सिस्टम। जो भी गैस है इस सिलेंडर के अंदर ये हमारा सिस्टम होगी, ओके, एंड द रेस्ट ऑफ इट इट्स एनवायरमेंट। जो भी ये बाहर की जितनी भी दुनिया है बची हुई वो हो गई हमारा एनवायरमेंट। ओके, तो समझ लीजिए जो भी टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का वो है Ts और TE है यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस जो है कैन बी चेंज इन द टू डिफरेंट वेज, ओके, और बाय बोथ। तो जो भी इंटरनल एनर्जी है हमारे सिस्टम की वो दो तरीके से बदल सकती है, या फिर दोनों तरीके एक ही वक्त पे भी अप्लाई हो सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो देखते हैं पहला तरीका। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पहले तरीके में आप देख सकते हैं कि हमारा ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है और यहाँ पे हमारा ये पिस्टन लगा हुआ है और हम इसे बाहर से एक बर्नर की मदद से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं, तो उससे जो भी टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का वो टेम्परेचर चेंज होगा। देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। द सिलेंडर कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ सोर्स ऑफ हीट। तो हम सबसे पहले हमारे सिलेंडर को कॉन्टैक्ट में लाएंगे एक सोर्स ऑफ हीट के। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट इज एनवायरमेंट एंड द सिस्टम विल बी कॉज फ्लो ऑफ एनर्जी हीट टूवर्ड द गैस इन द सिलेंडर। तो क्या होगा, हम हमारे सिलेंडर को कांटेक्ट में लाएंगे एक सोर्स ऑफ हीट के साथ, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो सिलेंडर है उसमें जो भी हमारा सिस्टम है दैट्स हमारे ओवर गैस इज़ गेन द एनर्जी। वो क्या करेगी, एनर्जी गेन करेगी, क्योंकि ये बॉडी है हॉट टेम्परेचर पे, ये है कोल्ड टेम्परेचर पे। तो क्या होगा, ये हॉटर है ये कोलर है, तो यहाँ से हॉट बॉडी से टेम्परेचर कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होगा। ओके, दिस इज़ बिकॉज TE इज़ ग्रेटर दैन TE। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ओके, यहाँ पे जो हमारा बर्नर है वो हमारे एनवायरनमेंट का रोल कर रहा है। ओके, दस देयर विल बी इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो उसके कारण हमारे गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये हीट रेडिएशन यहाँ आपने ये हीट एनर्जी आपने यहाँ पे प्रोवाइड की, तो क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ओके, सच अ चेंज इन एनर्जी पॉसिबल इन अनादर वे ऑल्सो। अब ये दूसरे तरीके से भी ये पॉसिबल है। ओके, तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सिस्टम की एनर्जी चेंज हो चुकी है, मतलब आपके सिस्टम का टेम्परेचर बदल जाएगा। इंटरनल एनर्जी बदली मतलब टेम्परेचर बदला। पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक डॉट चाहिए। ओके, तो सच अ काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी, ओके, चेंज इन एनर्जी पॉसिबल इन अनदर वे ऑल्सो। अब दूसरे तरीके से भी ये पॉसिबल है। इफ़ द सराउंडिंग एंड इट्स टेम्परेचर लोअर देन द गैस, इफ़ द सराउंडिंग इज़ एट टेम्परेचर लोअर देन द गैस। अब हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो हम कम ले रहे हैं हमारे सिस्टम के टेम्परेचर से, तो क्या होगा, हमारी गैस क्या करेगी, एनर्जी लॉस करेगी। ओके, टू द एनवायरनमेंट। हम पहले ही देख चुके हैं हीट के एग्जांपल में। और कूल डाउन, और हमारी गैस कूल डाउन हो जाएगी। तो अगर हमारा सिस्टम ज़्यादा टेम्परेचर पर है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो इससे एनर्जी बाहर निकलेगी, जिसके कारण हमारा जो सिस्टम है वो कूल हो जाएगा। ओके, ओके, अब दूसरा तरीका क्या है देखते हैं हम। द अदर वे टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज टू क्विकली पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। अब दूसरा तरीका क्या है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का। दूसरा तरीका है कि हम इस पिस्टन को फट से क्विकली पुश कर देंगे अंदर की तरफ। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ तो भी वर्क करेंगे। ओके, सम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे। ओके, सो दैट अब देखते हैं उस अब क्या होगा, जब हम जो भी वर्क करेंगे, हम यहाँ पे इस सिलेंडर को इस पिस्टन को पुश करेंगे अंदर की तरफ, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी गैस कंप्रेस हो जाएगी। ओके, तो इन दिस केस वी नो दैट पिस्टन डज सम वर्क ऑन द गैस बाय मूविंग इट थ्रू सम डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हमारा पिस्टन कुछ हद तक मूव हुआ। ओके,
तो हमारे पिस्टन ने वर्क किया हमारे गैस के ऊपर। ओके ओके, द गैस गेन एनर्जी एंड टेम्परेचर इंक्रीज। उसके कारण क्या होगा, हमारी जो गैस है वो एनर्जी गेन करेगी। ओके आप सभी को पता है जो भी हम वर्क डन करते हैं वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो भी हमने वर्क डन किया है पिस्टन को मूव करने में, तो वो उसके कारण वो वर्क डन ट्रांसफ़र होगा हमारे गैस मॉलिक्यूल्स में, तो उसके कारण उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ़ द गैस पुशेज द पिस्टन आउट, अब दूसरी तरफ क्या होगा कि अगर आपकी गैस के पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो गैस एक्सपांड हुई और उसने आपके पिस्टन को बाहर की तरफ ढकेला, तो क्या होगा, उसके कारण आपकी गैस एक्सपांड होगी और वो कूल हो जाएगी, तो वो एनर्जी वहाँ पे क्या करेगी, लॉस करेगी मतलब आपकी गैस वहाँ पे कूल डाउन हो जाएगी। ओके, तो क्या अगर आप पिस्टन को अंदर की तरफ ढकेलते हैं वर्क डन करके तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपकी गैस एक्सपांड होती है अंदर के अंदर, ओके अंदर के अंदर एक्सपांड होती है और पिस्टन को पीछे की तरफ आगे की तरफ आगे मीन्स यस पीछे की तरफ ढकेलेगी इस तरीके से, तो क्या होगा, गैस एक्सपांड होगी और वो अपनी इंटरनल एनर्जी लूज़ कर देगी। ओके, उसके कारण हमारी गैस कूल होगी। तो दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज इन 2 वे। अब आपके सिस्टम की जो एनर्जी है वो 2 तरीके से बदल सकती है, एक तो उसको हीट करके या फिर उसके ऊपर वर्क करके। ओके, कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लीड अस टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है यह हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की तरफ लेके जाता है हमारे थर्मोडायनामिक्स के, जो रिलेट करता है वर्क डन को सिस्टम पे, जो भी हम वर्क डन करते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स में। ओके, बोथ आर रिलेटेड थ्रू द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर ओके टू और बाय द सिस्टम एंड हीट दैट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस, ये जो भी हमने प्रोसेस देखी है अभी, ओके उसमें हमने क्या देखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी सिस्टम में एक तो आ रही है या सिस्टम के बाहर जा रही है। ओके, ड्यू टू, और दोनों इस प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व है। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन भी हो रहा है और हीट एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो ये हमको लेके जाती है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।